आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में वह बीमारी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इस बीमारी को प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की आंखों में भी देखा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर बीमारी क्या है। वो माइस्थेनिया ग्रेविस है। उस बीमारी के बारे में हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि क्या है। माइस्थेनिया ग्रेविस is a progressive neuromuscular disorder characterized by failure of neurotransmission of nerve impulses at the neuromuscular junction. Usually it affects cranial nerve. इसे और यदि आसान शब्दों में समझा जाए तो यह एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफ़र हो जाने में परेशानी आती है और यह बीमारी क्रेनियल नर्व क्षेत्र को इफेक्ट करती है। इसी एब नॉर्मल कंडीशन को माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी आँख की पलक ऐसे गिर जाती है, उसी को माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। अब हम जानेंगे इस बीमारी के कारणों के बारे में या रिस्क फैक्टर के बारे में। यह बीमारी का सबसे प्रमुख कारण तो आइडियोपैथिक ही अज्ञात है। बाकी इसमें एक दूसरे हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कंजेनाइटल, थायराइड बीमारी, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर, मसल्स की एसिटिकोलाइन के प्रति क्रियाशीलता का कम होना और इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ कोलिनेस्टेरोन एंजाइम भी इस बीमारी का एक प्रमुख कारण है। और थाइमस ट्यूमर फाउंड होता है जिसमें 15% मरीजों में थाइमस ट्यूमर पाया जाता है, जिससे भी यह बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। अब हम जानेंगे इस बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब जानेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस एमजी। ड्यू टू etiological factors such as idiopathic and decreased secretion of acetylcholine। उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, लीड टू एंटीबॉडीज अटैक एसिटिलकोलिन ACH रिसेप्टर्स एट द मोटर्स एंड प्लेट। एंटीबॉडी अटैक करती है एसिटिकोलिन रिसेप्टर के मोटर एंड प्लेट पर। उसके बाद लीड टू एक्ट अगेंस्ट द निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। जो एक्ट होता है वो निकोटिन एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट हो जाता है। लीड टू एम्पेयर द एबिलिटी ऑफ एसिटिलकोलाइन टू बाइंड टू रिसेप्टर। फिर जो एसिटिलकोलिन की बाइंडिंग रहती है, जो रिसेप्टर की बाइंडिंग रहती है, वो उसकी एबिलिटी इम्पेयर हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसके बाद क्या, लीड टू रिजल्टिंग इन वॉलेंटरी मसल्स वीकनेस डेट इसलेट्स विथ कंटिन्यू एक्टिविटी। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो वॉलेंटरी मसल्स रहती है, जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां रहती है, वो कमज़ोर हो जाती है और कंटिन्यू एक्टिविटी करती हैं। उसके बाद क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस के लक्षण हमें बाहर दिखाई देते हैं। डिस्फेजिया होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, डिसआर्थरिया होता है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग या स्लर स्पीचिंग, डिप्लोपिया होता है, डबल विज़न, टोसिस होता है, आईलिड अपने आप गिरने लगती है, गिर जाती है, नेज़ल साउंडिंग स्पीच होती है, वार्सेनिंग मसल वीकनेस होती है, अर्ली फैटिगेबिलिटी होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, डिस्निया होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसके अलावा बहुत सारे लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं, जो रिजल्ट बन जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस एमजी।
माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी के बारे में जो इंसिडेंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यह बीमारी किसी भी एज ग्रुप के मरीजों को हो सकती है। यह बीमारी ज़्यादातर महिलाओं को होती है, जो कि 20 से 30 साल की उम्र की महिलाएं रहती है, उन्हें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पुरुषों में यह बीमारी 50 से 60 साल की उम्र में हो सकती है। अब हम जानेंगे इस बीमारी के बारे में क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन किए जाते हैं, क्या क्या जांचें होती है जिससे यह बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसमें एक होता है हिस्ट्री टेकिंग, इसमें मरीज की हिस्ट्री ली जाती है। फिर होता है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत क्या करते हैं, मस्कुलर मसल स्ट्रेंथ और टोन कोऑर्डिनेशन का पता लगाते हैं, उसे टच करके सेंस ऑफ टच करके भी उसको सेंस का पता लगाया जाता है। इम्पेयरमेंट ऑफ आई मूवमेंट देखा जाता है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में कि क्या उसकी आंखों का मूवमेंट है। अब इसमें एक टेस्ट होता है टेंसिलियन टेस्ट। इस बीमारी को पता लगाने के लिए सबसे क्लासिक और बहुत ही अच्छा प्रूफ होता है। अगर इसमें पॉजिटिव फाइंडिंग पाई जाती है तो यह उसका सबसे क्लासिक टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंतर्गत क्या करते हैं कि इंड्रोफोनियम या फिर नियोस्टिग्मिन नाम की दवा मरीज को आईवी इंजेक्ट करते हैं, जिससे उसके मसल फंक्शन 30 से 60 सेकेंड में ही ठीक हो जाते हैं। और अगर वह ठीक हो जाते हैं 30 से 60 सेकेंड के अंतर्गत, तो वह बीमारी प्रूफ हो जाती है कि उसे माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है। इसमें फिर सीटी स्कैन एमआरआई भी कर सकते हैं, जिसमें थाइमस ग्लैंड का एनलार्जमेंट पता लगाया जा सकता है। और एक ईएमजी होता है जिसको इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट होता है, इसकी में भी पॉजिटिव फाइंडिंग आती है तो ये बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी को समय रहते इसका अगर निदान ना किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। इस बीमारी में यदि समय पे ना निदान किया जाए तो इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस हो जाती है। रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। रिकरेंट आरटीआई होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिकरेंट। अब इस बीमारी में समय समय पे माइस्थेनिया क्राइसिस या कोलिनर्जिक क्राइसिस होते हैं। उस क्राइसिस को मैं समझा रहा हूँ कि बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो माइस्थेनिया क्राइसिस है वह अंडर मेडिकेशन के दौरान होता है। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। बॉवेल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो सकता है, अपसेंट कफ एंड स्वॉलो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो अपसेंट रहते हैं, और इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत हो सकती है। और टेम्पररी इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स सिम्टम्स के साथ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेंसिलियन हो सकता है। अब इसमें कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है। यह ओवर मेडिकेशन हो जाता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो मेडिकेशन चलता है वो ओवर हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो क्राइसिस में लक्षण रहते हैं उसमें क्या रहता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो सकता है, एब्डोमिनल में क्रैम्प्स आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है, पेलर हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है, फेशियल मसल्स में ट्विचिंग होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, टेंसिलन हेज नॉट इफेक्ट्स हो सकते हैं। सिम्टम्स इम्प्रूव विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंटीकोलिनर्जिक दवा को में इम्प्रूव हो सकता है। अब इस बीमारी में क्या मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, इसके अंतर्गत मरीज को कोलिनेस्ट्रेटेड ड्रग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें नियोस्टिग्मिन ड्रग रहता है। फिर मरीज को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए उसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती है, जैसे कि साइक्लोफॉस्फेमाइड और एजिथियोप्रिन। और फिर मरीज को कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दी जाती है, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन। और मरीज को रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हो जाता है तो उसे वेंटिलेशन पे भी रख सकते हैं। और अन्य सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसे एंटीबायोटिक भी दी जा सकती है। इसके अलावा मरीज में यदि कोई और लक्षण उत्पन्न होते हैं
तो उससे रिलेटेड भी उसे मेडिकेशन दिया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में जो जानकारी मैंने देने की कोशिश की है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।